हेलो बच्चों, आज बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है लॉरेंज फोर्स। सुनते हैं ध्यान से जरा, कॉपी और पेन जरूर निकाल रहे हैं आप, ठीक है ना? और इसको साथ साथ मेरे साथ साथ नोट करते चले जाएं। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस लॉरेंज फोर्स पर ही हैं, ठीक है ना? जरा सुने ध्यान से जरा। लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फाउंड दैट व्हेन ए चार्ज पार्टिकल Q, नोट करिए साथ साथ, लॉरेंज फाउंड दैट व्हेन ए चार्ज पार्टिकल Q enters in uniform magnetic field B with velocity V at an angle theta, then it will experience a force F बराबर Q V B sin theta. This force is called Lorentz force. अब क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं मेरे बच्चे, F बराबर Q V क्रॉस B। लॉरेंज नामक साइंटिस्ट ने यह पता लगाया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल Q यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में किसी एंगल थीटा पर एंटर करे V वेलोसिटी से, तो ये पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है F बराबर QV B sin थीटा। इस फोर्स को लॉरेंज फोर्स के नाम से जानते हैं बच्चों हम। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे Q V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट है। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ फोर्स नॉर्मल टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी। मतलब कहने का यह है कि इस पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा, इस वाले पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है, इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स इस वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है? अब इस पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है इस वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो ये हुआ या तो आउटवर्ड या इनवर्ड। एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, जैसे फोर्स मान लो इधर लग रहा है तो वेलोसिटी और फोर्स के बीच एंगल 90 होगा, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के बीच एंगल 90 होगा और V और B के बीच एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है। ये बात हमने यहां लिख दी है। लॉरेंज फाउंड दैट when a charged particle Q enters in uniform magnetic field B with velocity V at an angle theta, then it will experience a force F बराबर QVB sin theta. This force is called Lorentz force. यहां पर Q चार्ज है, B वेलोसिटी में B मैग्नेटिक फील्ड और थीटा एंगल है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, ठीक है ना? फिर से सुन लें एक बार और, सिंपल सी बात बोली है, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं। जैसे ये कोई चार्ज पार्टिकल है Q और इस मैग्नेटिक फील्ड B में V वेलोसिटी से एंटर करे थीटा एंगल पर, तो ये पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कितना? F बराबर QV sin थीटा। वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे हम इसे तो F बराबर Q V क्रॉस B न्यूटन। इन दिस रिलेशन Q is a charge, V is a velocity, B is a magnetic field. Here theta is angle between V and B. थीटा V और B के बीच का एंगल है। यहां पर फोर्स की डायरेक्शन जो होगी, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है। सो एंगल बिटवीन F एंड V ऑलवेज परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। एंगल बिटवीन फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर का सेंस 90 डिग्री। लेकिन V और B के बीच
कुछ भी एंगल हो सकता है, इस थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि इस पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है वो इस बी के भी परपेंडिकुलर है और वी के भी परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर किधर, या तो ऊपर होगा बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। अब ये फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालें? तो डायरेक्शन फोर्स की निकालते हैं बेटा हम। लॉरेंज फोर्स हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो हमेशा उसकी डायरेक्शन निकाली जाती है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नोट कर लीजिए आप इसे। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है ये मैं बताता हूं। लेफ्ट हैंड तो ये है लेफ्ट हैंड रूल। फोर फिंगर बोलते हैं अंगूठे के बगल वाली उंगली को, इसको बोलते हैं फोर फिंगर, इसको बोलते हैं सेंट्रल फिंगर, इसको बोलते हैं थंब। इन तीनों को इस तरह से ओपन करो जिससे तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ये तो फोर फिंगर कहते हैं, अंगूठे के बगल वाली उंगली को बोलते हैं फोर फिंगर, और ये सेंट्रल फिंगर, ये थंब। डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स इज गिवन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और रूल क्या है? फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर किधर रखो? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, बीच वाली उंगली सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, का मतलब जिधर पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के चलने की डायरेक्शन में सेंट्रल फिंगर। थंब अंगूठा जो है लेफ्ट हैंड का थंब जो है हमको फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। थंब शो करता है किसकी डायरेक्शन को? फोर्स, या इसे हम थ्रस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है ना? बट दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ये जो नियम लगता है केवल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए लगता है। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फोर्स के लिए जो लगा रहे हो, दिस रूल मींस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए यह नियम लगाया जाता है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो क्या करें? फॉर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पहले नियम लगाओ और फिर नियम लगा करके जो डायरेक्शन निकल कर आए उसकी डायरेक्शन को क्या कर देना? रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। फॉर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आफ्टर अप्लाइंग द रूल डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड। ये बात मैंने लिख दी है, बट दिस रूल इज ट्रू ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। फॉर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आफ्टर अप्लाइंग द रूल। पहले नियम लगाओ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए, नियम लगा करके डायरेक्शन अगर ऊपर आ रही है तो नीचे लिख देना, नीचे आ रही है तो ऊपर लिख देना, लेफ्ट है तो राइट, राइट है तो लेफ्ट। किसके लिए? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं हम। दिस रूल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल is applicable only for positive charge particle. For negative charge particle direction of force just reverse after applying the rule. For example जैसे यहां पर देखिएगा, यहां देखिएगा ध्यान से, जैसे हमने ये कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन, ध्यान से सुनना, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है और प्रोटॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से। तो यहां पर नियम लगाओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नियम तो ये रहा, फोर फिंगर को रखो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ और सेंट्रल फिंगर जिधर पॉजिटिव चार्ज चल रहा है उस डायरेक्शन में। तो थंब किसकी डायरेक्शन को बताएगा? फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। तो देखो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड तो ये रहा और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ऊपर है वेलोसिटी, वेलोसिटी इधर है। तो इस वाले उंगली को किधर रखना पड़ेगा? इसको ऊपर की तरफ। तो एक काम कर लो, देखो सिंपल हो गया, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये वेलोसिटी हो गई, फोर्स किधर चला गया? इनवर्ड। तो इस जगह पर प्रोटॉन पर जो फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल टू प्लेन डाउनवर्ड ईयर। हियर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन प्रोटॉन इज अ डाउनवर्ड नॉर्मल टू प्लेन ऑफ पेपर। इस जगह पर प्रोटॉन पर फोर्स किधर लगेगा? नीचे की ओर। अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता बच्चों, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता जैसे इलेक्ट्रॉन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में v वेलोसिटी से चल रहा है, तो देखो फिर लगाओ नियम, बी ये तो मैग्नेटिक फील्ड
अरे 4 फिंगर तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, सेंट्रल फिंगर वेलोसिटी की ओर, थंब फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए पहले नियम लगा दिया, ये तो 4 फिंगर है, ये कौन सी है, सेंट्रल फिंगर वेलोसिटी की तरफ, फोर्स किधर निकल आया, डाउनवर्ड निकला है। लेकिन चार्ज पार्टिकल कैसा है, नेगेटिव है ये, और फोर्स किधर निकला है, डाउनवर्ड। तो पहले नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए क्या करते हैं, पहले तो नियम लगाओ, नियम लगाकर जो डायरेक्शन निकले उसका अपोजिट लिख दो। तो यहां पर फोर्स नीचे निकल रहा है, तो यहां पर अपोजिट इसका क्या होगा, डाउनवर्ड का अपोजिट क्या हो गया, अपवर्ड। तो हियर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज अपवर्ड नॉर्मल टू प्लेन। क्लियर है? कंडीशन देखिएगा इसकी ध्यान से। फर्स्ट केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो थीटा 0 हो गया, या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट जा रहा है तो एंगल कितना हो गया, 180। और फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या था, लॉरेंज फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या था, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ध्यान दीजिए, अगर थीटा 0 लिखेंगे हम, यहां पर 0 लिखते हैं तब भी फोर्स 0, और थीटा की जगह पर 180 डिग्री लिखते हैं तब भी फोर्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। तो इस पार्टिकल पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या उसके अपोजिट चल रहा हो तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और जब पार्टिकल चल रहा हो और उस पर फोर्स नहीं है, फोर्स जब नहीं है तो एक्सीलरेशन नहीं होगा, एक्सीलरेशन नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। यहां पर यही लिखा है, देन द पार्टिकल विल मूव इन द सेम डायरेक्शन विद कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी। सेकंड केस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन लॉरेंज फोर्स के इसी टॉपिक पर है, ध्यान से सुनिएगा। इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करे तो थीटा कितना हो गया, 90। जैसे यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड मान लो हमने अपवर्ड लगाया है, और अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को कैसे शो करते हैं बच्चों, डॉट से, डॉट से शो करेंगे। हमने ये मान लिया है कि जिस जगह पर पार्टिकल मोशन कर रहा है, मैंने ये मान लिया है कि इस वाली स्पेस में पार्टिकल किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्मल टू प्लेन आउटवर्ड। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमने ये माना है किधर है, नॉर्मल टू प्लेन आउटवर्ड है, ये बात मान लो आप। और इस नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में जो पेपर प्लेन के क्या है, नॉर्मली है आउटवर्ड, ऊपर की ओर ऐसे। और इस मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने नॉर्मल टू प्लेन आउटवर्ड लगाई है, वर्टिकली अपवर्ड, और इसमें पार्टिकल ऐसे चल रहा है, तो जरा गौर से देखो, मैग्नेटिक फील्ड किधर लगाया, ऊपर, और वेलोसिटी किधर है, इधर, ये रही, ये तो वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो पार्टिकल पर फोर्स इधर लगेगा, इधर लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो ये तो मैग्नेटिक, ये तो क्या है, वेलोसिटी है, ये रही, और ये क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू प्लेन आउटवर्ड, और ये फोर्स लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, फोर्स की डायरेक्शन ये। सेकंड केस देखिएगा, इफ थीटा इक्वल टू 90 द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू प्लेन वर्टिकली अपवर्ड ईयर। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया है, नॉर्मल टू प्लेन लगाया है, अपवर्ड ईयर मान लो आप। तो इस जगह पर, इस पार्टिकल पर, पार्टिकल एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि बी की डायरेक्शन तो ये रही और पार्टिकल एंटर कर गया ऐसे। तो सोचो बी की डायरेक्शन तो ये है और पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन बी के भी परपेंडिकुलर होगी और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। तो यहां पर कितना फोर्स लगेगा, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा कितना है, 90। F बराबर ये फॉर्मूला होता है क्यू वी बी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, थीटा कितना है यहां पर 90, तो ये फोर्स कितना लगा, क्यू वी बी,
और ये वाला फोर्स कितना है, मैक्सिमम है। अगर किसी पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो और फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, दो शब्द बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनो। अगर किसी बॉडी पर या किसी पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो और फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, तो ये प्रॉपर्टी होती है मेरे बच्चे सेंट्रल फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स की प्रॉपर्टी होती है ये। तो इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम है और ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, क्योंकि वेलोसिटी इधर है। देखिएगा, वेलोसिटी ये रही, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, फोर्स ये रहा। फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और फोर्स मैक्सिमम है, और ये प्रॉपर्टी होती है सेंट्रल फोर्स की। तो इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। इट मींस दिस लॉरेंज फोर्स विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड फॉर सर्कुलर मोशन। तो यहां पर यही लाइन लिखी है, इफ द लॉरेंज फोर्स विल एक्ट एज द सेंट्रीपिटल फोर्स देन द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल बिकम सर्कुलर। तो इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। तो यहां पर इस सर्कुलर मोशन के लिए इस पार्टिकल पर लगने वाला लॉरेंज फोर्स ही उसके किसके काम आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो यहां पर लॉरेंज फोर्स बराबर क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। मेरे बच्चे, इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ करके अगर आपको ये बात पता चलती है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, तो बस एक लाइन लिखना वहां पर, लॉरेंज फोर्स बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स। बस इस लाइन को याद रखना। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करे, तो वहां पर उस पार्टिकल पर लगने वाला लॉरेंज फोर्स किसका काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो यहां पर लॉरेंज फोर्स बराबर लिख देना सेंट्रीपिटल फोर्स। लॉरेंज फोर्स QVB बराबर mv²/r। बस केवल ये लाइन लिखना, उसके बाद क्वेश्चन देखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। इसी फॉर्मूले से सारी वैल्यू निकल आएंगी। देखो मैं निकाल के दिखाता हूं। देखो यहां पर लॉरेंज फोर्स किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। QVB बराबर mv²/r। ठीक है, अब हमने क्या निकाला इससे, देखो किसी क्वेश्चन में जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करे, तो इस लाइन को लिख लेना, लॉरेंज फोर्स बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब उस क्वेश्चन में वेलोसिटी दी है पार्टिकल की और सर्कुलर पाथ की रेडियस पूछी है, तो इस लाइन को लिख करके रेडियस को निकाल लेना। आर को इधर ले लो, एक देखो एक V से V कट गया, आर को निकालना है तो रेडियस निकल आएगी mv/qb। मैं लिख के दिखाता हूं ये सारे फॉर्मूले बच्चों। अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करे, तो पार्टिकल पर लगने वाला लॉरेंज फोर्स उसके सर्कुलर मोशन के लिए क्या प्रोवाइड करा देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नोट कर देना, लॉरेंज फोर्स बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स। QVB इक्वल टू mv²/r। देखो मैं अलग अलग निकाल के दिखाता हूं यहां से आपसे। V से V कट गया। अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो R बराबर, R को यहां ले लो और QB को यहां ले लो, m/v/q/b। इस फॉर्मूले से उस सर्कुलर पाथ की रेडियस निकाल सकते हो आप। ठीक है, अगर मुझे रेडियस क्वेश्चन में सर्कुलर पाथ की दी है, वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है भाई, रेडियस वेलोसिटी दिया, रेडियस निकालनी है तो ये हो गया, और रेडियस दिया वेलोसिटी निकालनी है तो v बराबर, v को यहां रखो, इसको इधर ले लो, QBR/m। रटना थोड़ी है ये फॉर्मूला रटोगे आप। आपको एक ही बात याद है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करे, तो वहां पर लगने वाला लॉरेंज फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर लिख लेना। रेडियस पूछी है तो इसमें से रेडियस को निकाल लेना, वेलोसिटी पूछी है तो इसमें से वेलोसिटी को निकाल लेना, निकल आएगा। अगर मोमेंटम पूछा है बच्चों, तो मोमेंटम क्या होता है, P बराबर मास इंटू वेलोसिटी। तो इस m को यहां लेना, तो QBR मोमेंटम निकल आएगा, मोमेंटम निकल आएगा QBR। क्वेश्चन में रेडियस देगा, मोमेंटम डायरेक्ट निकलेगा QBR। ठीक है ना, नहीं निकले तो पहले वेलोसिटी निकाल लेना, फिर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी कर देना, मोमेंटम निकल आएगा। ठीक है, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बच्चों,
काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो देखो फॉर्मूला फिर वही एक ही, क्यू वी बी इजिकल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बच्चों, एक वी से भी कट गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से वेलोसिटी को निकाल करके इस फॉर्मूले में डाल दो, हाफ एम वी स्क्वायर, वी वेलोसिटी यहां से निकाल लो, क्यू बी आर अपॉन एम और उसका स्क्वायर, क्यू बी आर अपॉन एम इसका स्क्वायर, एक एम कैंसिल हो जाएगा तो फॉर्मूला आ जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। भाई इसका एम स्क्वायर होगा ना और एक एम कट जाएगा तो 2m, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है ना। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से v वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट करा दें तो उस पार्टिकल के द्वारा गेन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है q इंटू वी जूल। जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान जाए। क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से। क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो क्यू बी से, और रेडियस दिया है तब फॉर्मूला निकलेगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m से। तो ये फॉर्मूले रटने नहीं है हमको, केवल एक ही लाइन याद रखनी है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में बी के परपेंडिकुलर एंटर करे तो पार्टिकल पर लगने वाला लॉरेंज फोर्स किसके बराबर होगा, सेंटीमीटर फोर्स के बराबर होगा। इस लाइन को लिख करके वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी निकाल लेना, रेडियस निकालनी है रेडियस निकल आएगी, मोमेंटम निकालना है मोमेंटम निकल आएगा, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। मैंने तोड़ तोड़ करके फॉर्मूला बता दिया था, फिर से बता रहा हूं। देखो क्यू वी बी बराबर क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। रेडियस निकालनी है तो एम वी अपॉन क्यू बी, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है अपॉन क्यू इंटू बी। इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखेंगे बच्चों। अगर हम इसे इस फॉर्मूले को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे हम इसे तो कैसे लिखेंगे, आर बराबर एम अपॉन क्यू बी। इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख रहा हूं वेलोसिटी को। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। तो वी स्क्वायर बराबर वी की वैल्यू निकाल लो, रूट 2e अपॉन एम। ई काइनेटिक एनर्जी है। अरे भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। देखो तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहां से वेलोसिटी बराबर हो जाएगी रूट 2e अपॉन एम। देखो ठीक है ना, एक m से m कट गया, एक m से इस m को रूट m बार काट हुआ तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 2 रूट 2e m अपॉन क्यू बी। रेडियस का फॉर्मूला है ये। काइनेटिक एनर्जी दी है, रेडियस निकल आई, रूट 2e m अपॉन क्यू बी। ई काइनेटिक एनर्जी है। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से v वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट करा दे तो ई की जगह पर मैं लिख सकता हूं क्या, रूट 2 ई की जगह पर q इंटू वी एम अपॉन q इंटू बी। ये रूट से बाहर है, ये रूट के अंदर है। क्लियर है। v इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, v पोटेंशियल डिफरेंस, जिस पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराया है, और q क्या चीज है, पार्टिकल का चार्ज है। ठीक है। ये रिलेशन में देखो मैंने यहां पर लिख दिए हैं। रेडियस निकालनी है एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी को क्या लिख दिया, पी अपॉन क्यू बी। अगर इस फॉर्मूले को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखेंगे तो रूट 2e m अपॉन क्यू बी। ई की जगह पर अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से v वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट कराएं तो इस ई की जगह पर देखो मैंने यहां पर क्यू बी लिख दिया है। तो रिलेशन एक कॉमन आ गया रेडियस का, एम वी अपॉन क्यू बी, ये वेलोसिटी के टर्म में, ये मोमेंटम के टर्म में, ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, और ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। बड़ा काम का रिलेशन है। एक्चुअल में ये सारे रिलेशंस हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। इसको बार बार निकालना सीख लें आप हर एक क्वेश्चन में। इन दिस रिलेशन आर इज जायरो रेडियस या साइक्लोट्रॉन रेडियस बोलते हैं। एम यहाँ पर मास है, क्यू चार्ज है, और स्मॉल वी वेलोसिटी है, और ये कैपिटल वी पोटेंशियल डिफरेंस, जिस पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज पार्टिकल को आपने एक्सेलरेट कराया है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर,
v वेलोसिटी में लिख सकता हूं इस वाले फॉर्मूले में से, यहां से v बराबर क्या है, क्यू बी आर अपॉन एम, यहां पर लिख दोगे, स्क्वायर करोगे इसका तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम, और 2 ये है ही। और अगर किसी चार्ज पार्टिकल को v वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट कराते हैं तो उसके द्वारा गेन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, q इंटू वी जूल। अब बच्चों हमें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को कंप्लीट एक रोटेशन में कितना टाइम लगेगा, टाइम इन वन रोटेशन, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल। इस चार्ज पार्टिकल का, जो चार्ज पार्टिकल आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में बी के परपेंडिकुलर एंटर कराया है, तो पार्टिकल का पाथ कैसा हो गया, सर्कुलर। जरा गौर से देखिएगा, फोर्स किधर लगेगा, इस पर। Here the direction of magnetic field is normal to plane outward। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने मैग्नेटिक फील्ड किधर लगाया हुआ है, नॉर्मल टू प्लेन आउटवर्ड। ईयर इस बात को शो कर देना आप। तो यहां पर जरा गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा, यहां पर जब पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन, देखिएगा, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है, ऐसे, वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है। तो जरा गौर से देखना, जब पार्टिकल की जो सर्कुलर मोशन है, उस सर्कुलर पाथ का जो प्लेन है, उस सर्कुलर पाथ की एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इस सर्कुलर पाथ की एक्सिस भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है ना। सो एक्सिस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन में है। इट मींस प्लेन ऑफ सर्कुलर पाथ इज नॉर्मल टू बी, बी के नॉर्मली है प्लेन, या ऐसे कहो सर्कुलर पाथ की एक्सिस बी की डायरेक्शन में है, ठीक है। और यहां पर लगने वाला लॉरेंज फोर्स कितने के बराबर है, क्यू वी बी इजिकल टू, इसको क्या प्रोवाइड कराएगा, सेंटीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। जरा गौर से देखना, एक वी से वी कट गया, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं बच्चों में, क्यू इंटू बी इजिकल टू एम अपॉन आर। वी क्या चीज है, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को लिख सकता हूं वी बराबर आर ओमेगा, ये आप जानते होंगे, वी बराबर आर और इंटू ओमेगा। एक आर से आर कैंसिल हो गया ये, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या आ गई इसकी, एंगुलर वेलोसिटी एम को नीचे ले लो, क्यू अपॉन एम इंटू बी। जरा गौर से देखना बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा और क्यू अपॉन बी, इसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक चार्ज, मींस रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज, क्यू अपॉन एम। और ओमेगा को लिख सकता हूं मैं 2 पाई एन, फ्रीक्वेंसी निकालनी है अगर तो इसकी जगह पर 2 पाई एन लिख दो, 2 पाई एन इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम, क्यू बी अपॉन एम। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, 2 पाई को नीचे ले लो, क्यू बी अपॉन, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो ये रटना नहीं है ये फॉर्मूला, ये आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ये रही क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। और टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा कर दो, तो टाइम पीरियड का रिलेशन आ गया इसका उल्टा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये बात क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। कर लिया, हटा दें से, यस। चलिएगा, इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखो, इन दोनों को, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या पार्टिकल की वेलोसिटी है, क्या इन टाइम पीरियड का फॉर्मूला और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखो जरा गौर से, क्या इन दोनों फॉर्मूलों में पार्टिकल की वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी है, नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। आपने लिखा है
टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी डू नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ पार्टिकल बट स्पीड ऑफ पार्टिकल इज वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। अगर पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड से कम है तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी स्पीड पर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि फॉर्मूलों में स्पीड नहीं है। बस शर्त यह है कि पार्टिकल की जो स्पीड है लाइट की स्पीड से कम होनी चाहिए, ठीक है। और अगर स्पीड ज़्यादा हुई तो क्या होगा बच्चों? एट वेरी हाई स्पीड, अगर स्पीड ज़्यादा है पार्टिकल की वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, हाई स्पीड से पार्टिकल चल रहा है मतलब उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बहुत पास में है। तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिविस्टिक थ्योरी गिवन बाय आइंस्टीन, आइंस्टीन ने दी थी कि पार्टिकल की वेलोसिटी जब बढ़ती है तो उसका मास बढ़ जाता है। अकॉर्डिंग टू रिलेशन मैं बता रहा हूं आपको, वेलोसिटी बढ़ने पर इस वाले रिलेशन को देखो जरा गौर से, ये रिलेशन पहले पढ़ा हुआ है आपने, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम मास ऑफ पार्टिकल इन मूविंग कंडीशन, m0 मास ऑफ पार्टिकल एट रेस्ट। जब पार्टिकल रेस्ट पर है तब तो मास m0 है, और जब पार्टिकल मूविंग कंडीशन में है तो पार्टिकल का मास m है। और अगर पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा है, बहुत पास में है लाइट की स्पीड के, इफ वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और 1 में से ज़्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू नीचे कम आएगी, और कम से डिवाइड करोगे तो मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, किससे? रेस्ट मास से, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ने पर पार्टिकल का मास बढ़ता है। एट वेरी हाई स्पीड मास ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज, सो टाइम पीरियड, मास बढ़ेगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज एंड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मास बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी तो घटेगी और टाइम पीरियड बढ़ेगा। एट वेरी हाई स्पीड मास ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू रिलेटिविस्टिक थ्योरी गिवन बाय आइंस्टीन, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। मास बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और ऑल्सो इन टाइम पीरियड ऑल्सो इंक्रीज बट फ्रीक्वेंसी घटेगी, क्योंकि मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। ये बात क्लियर है। यहां पर एन को बोलते हैं जायरो फ्रीक्वेंसी और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है बच्चों, इसी चैप्टर में साइक्लोट्रॉन पढ़ाऊंगा मैं आपको। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए। साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इस शब्द को लिख लो बच्चों, यहां पर नोट करो, इसको नोट करो। ये जो मैंने नोट लिखा हुआ है इसको लिख लो प्लीज। मैं फिर से कह रहा हूं, साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। लेकिन एक डिवाइस और मैं बता रहा हूं, नोट कर लेना, बीटाट्रॉन। ये पहला पॉइंट लिख लो, साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। दूसरा पॉइंट लिखो बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन एक्सेलरेट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नोट कर लो। बीटाट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, लेकिन साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। साइक्लोट्रॉन को यूज करते हैं केवल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए, और बीटाट्रॉन को यूज किया जाता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या कराने के लिए? एक्सेलरेट कराने के लिए। नोट कर लीजिएगा। थर्ड केस देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ थीटा इज लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू ध्यान दो, थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा और 90 से कम हो, तो यहां पर देखो, जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस पार्टिकल को v वेलोसिटी से एंटर कराया है थीटा एंगल पर, तो ये वाला जो एंगल है 0 से तो ज्यादा है, ये वाला एंगल, ठीक है ना। ये एंगल 0 से ज्यादा है बच्चों और 90 से कम है ये, ठीक है। तो यहां पर एक काम करो, एक बात हम जानते हैं, ये आपको पता होगा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड B के पैरेलल एंटर करता है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होती है,
तो पार्टिकल का पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल चलेगा क्योंकि यहां पर फोर्स नहीं लगेगा। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो फोर्स नहीं लगता, एक्सेलरेशन इसका जीरो होगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा पार्टिकल, ये बात मालूम है। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी में बी के परपेंडिकुलर एंटर करता है 90 डिग्री पर, तो इस वेलोसिटी के कारण पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। इस वेलोसिटी के कारण पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो यहां पर हमने क्या किया है, देखिएगा जरा ध्यान से, इस वेलोसिटी के हमने दो कंपोनेंट कर लिए बच्चों। एक तो कंपोनेंट ये वाला v cos थीटा और एक कंपोनेंट कर लिया v sin थीटा। अब जरा गौर से देखना, तो इस पार्टिकल में अब तो दो वेलोसिटी हो गई भाई, इस वेलोसिटी के तो कंपोनेंट कर लिए हमने, एक तो v cos थीटा एक v sin थीटा, तो इस वेलोसिटी से तो कोई मतलब है नहीं, सिंपल सी बात है। तो इस पार्टिकल में अब कितने वेलोसिटी आ गई, दो। एक वेलोसिटी तो आ गई v cos थीटा के इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी तो थ्रू आउट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इस वेलोसिटी के कारण पार्टिकल किधर चलना चाहेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो उस वेलोसिटी कंपोनेंट के कारण पार्टिकल किस में चलना चाहेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो अब क्योंकि यहां पर पार्टिकल के अंदर दोनों ही वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी है, तो इस वेलोसिटी के कारण तो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहेगा और इस वेलोसिटी के कारण पार्टिकल किस में घूमना चाहेगा, सर्किल में। तो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण पार्टिकल आगे भी जाएगा और सर्किल में भी घूमेगा। उस पाथ को बोलते हैं बच्चों हेलिकल पाथ। लाइक एज ए स्प्रिंग, मतलब पार्टिकल आगे भी चलेगा और सर्किल में भी घूमेगा, ठीक है ना। लाइक एज ए स्प्रिंग, पार्टिकल, इस पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ। कौन सा पाथ बोलते हैं इसको, हेलिकल पाथ। इस पाथ को बोला जाता है हेलिकल, HELICAL, हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं बच्चों, हेलिकल पाथ बोलते हैं। कौन सा पाथ, कौन सा है, हेलिकल पाथ पर पार्टिकल चलेगा, लाइक एज ए स्प्रिंग की तरह आगे चलेगा, ठीक है ना। यहां पर लिख दिया है, देन द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल बिकम हेलिकल, हेलिक्स लाइक एज ए स्प्रिंग एंड द एक्सिस ऑफ द हेलिक्स इज अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ बी। इस हेलिकल पाथ की जो एक्सिस होगी वो बी की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। मुझे रेडियस निकालनी है हेलिकल पाथ की, रेडियस तो सर्किल में होती है बच्चों। तो इस वाले वेलोसिटी कंपोनेंट के कारण पार्टिकल किस में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन करता है तो रेडियस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, mv/qb। लेकिन यहां पर v नहीं है, v की जगह पर क्या है, v sin थीटा है। तो इस हेलिक्स की रेडियस क्या होगी, v की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, v sin θ/qb। तो अब जरा गौर से देखो, हेलिक्स की रेडियस mv sin θ/qb है और सर्कुलर पाथ की रेडियस mv/qb है। तो सर्किल की रेडियस ज्यादा है, हेलिक्स की ज्यादा है, सर्किल की ज्यादा होगी हेलिक्स से, क्योंकि इसमें sin थीटा लिखा है और sin थीटा की वैल्यू 90 से कम है, तो sin थीटा की वैल्यू 1 से तो कम होगी ना। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ हेलिक्स अगर वेलोसिटी एंटर करते समय सेम है और यहां पर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो पार्टिकल का पाथ एग्जैक्ट सर्कुलर होगा। और यहां पर थीटा एंगल 90 डिग्री से कम है, तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, हेलिकल होगा। तो इस हेलिक्स की जो रेडियस होगी इस सर्किल की रेडियस से कम होगी डेफिनेटली। क्लियर। टाइम पीरियड कितना होगा भाई, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, एक रोटेशन में लगा समय। मतलब पार्टिकल जैसे, ध्यान से सुनिएगा, यहां से चला और कंप्लीट एक रोटेशन कैसे कहेंगे, यहां पर चल करके आया यहां तक। भाई पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ऐसे। तो एक रोटेशन में लगा समय टाइम पीरियड कहलाता है। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2πm/qb, क्योंकि इसमें वेलोसिटी तो है ही नहीं। तो सर्कुलर पाथ पर टाइम पीरियड और हेलिकल पाथ पर टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा।
बशर्त मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड सेम हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा कर दो, qb/2π है। हेलिकल पाथ का टाइम पीरियड और सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड सेम होगा, बट पिच ऑफ हेलिक्स इट मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को पिच बोलते हैं बच्चों। एक रोटेशन में हेलिकल पाथ के द्वारा एक रोटेशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। क्या बोलते हैं? पिच ऑफ हेलिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है ना, एक रोटेशन में, एक चक्कर में जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चली जाएगी, एक रोटेशन में, एक रोटेशन तो समझ गए ना, जैसे पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया और यहां से चल करके पार्टिकल घूम करके यहां पर आ गया, तो ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, जैसे पार्टिकल ने चला शुरू किया ऐसे यहां पर आया, यहां से चल करके पार्टिकल ऐसे घूम के यहां आ गया। ठीक है ना, एक रोटेशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड पिच ऑफ हेलिक्स। तो इस पिच को मैंने शो किया है किससे? एक्स से, पिच ऑफ हेलिक्स। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस निकाल रहे बच्चों। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो एक रोटेशन में लगा समय डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन वन कंप्लीट रोटेशन, एक रोटेशन में टाइम इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है और कांस्टेंट वेलोसिटी से जो डिस्टेंस चली जा रही है एक परिक्रमा करने में, एक रोटेशन में, उस डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं आप? पिच। तो डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन वन रोटेशन इज इक्वल टू एक रोटेशन में लगा समय इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड कितना है इसका? 2πm/qb और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? v cos थीटा। इस फॉर्मूले से क्या निकल आएगा? पिच निकल आएगी हेलिक्स की। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आउटलाइन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉरेंज फोर्स के लिए। सुनिएगा ध्यान से, एक एक पॉइंट विशेष ध्यान से सुनिए। इफ प्रोटॉन इज कमिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स ईस्ट। इस पॉइंट को जरा गौर से देखें, बड़ा काम का पॉइंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है बच्चों। क्या है? प्रोटॉन इज कमिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द अर्थ, अर्थ पर कोई प्रोटॉन वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे फॉल कर रहा है ऐसे, ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये प्रोटॉन किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा? द प्रोटॉन विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। अब टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ क्यों डिफ्लेक्ट होगा? क्वेश्चन मेरा ये है, एक बात समझो कि हमारी जो अर्थ होती है, मैं यहां पर एक लाइन फिर से अलग से यहां पर शो करके बता रहा हूं। हमारी जो अर्थ है, ध्यान दो, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है बच्चों। हमारी जो अर्थ है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होता है साउथ से नॉर्थ की ओर। अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं एच को। एच इज द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। हमारी अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ है और अर्थ पर कोई प्रोटॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे। अरे भाई इस तरह से आ रहा है, नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ऐसे हो गई और मैग्नेटिक फील्ड हो गया इधर। तो लगाइए नियम। नियम क्या है? ये तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा रहा, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये रहा, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड यार। प्रोटॉन इज कमिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द अर्थ, अर्थ पर प्रोटॉन डाउनवर्ड आ रहा है ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोटॉन किधर डिफ्लेक्ट होगा? प्रोटॉन डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। कैसे डिफ्लेक्ट होगा? ये तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लग दो, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा ये, और प्रोटॉन डाउनवर्ड आ रहा है, ये तो ऊपर अपवर्ड हो गया और प्रोटॉन नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको ऐसे लगा दो। देखो जरा गौर से, ऐसे लगा। ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, ये वाली, ये डायरेक्शन वेलोसिटी की हो गई। ये तो मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी। तो फोर्स किस डायरेक्शन में निकल रहा है? टुवर्ड्स ईस्ट। फोर्स किस डायरेक्शन में निकल रहा है? टुवर्ड्स ईस्ट। तो प्रोटॉन डिफ्लेक्ट होगा किधर की तरफ?
ईस्ट की तरफ। क्लियर हो गई बात ये? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो वर्क इज डन बाय लॉरेंज फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। लॉरेंज फोर्स के द्वारा चार्ज पार्टिकल पर कोई वर्क नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई सारे क्वेश्चंस इस लाइन पर हैं बच्चों। इस लाइन पर थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है, और आपके द्वारा पूछी जाएंगी, ये ध्यान रखना, इसलिए विशेष ध्यान से देखें आप इसे। नो वर्क इज डन बाय लॉरेंज फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। लॉरेंज फोर्स जो लग रहा है चार्ज पार्टिकल पर, उस लॉरेंज फोर्स के द्वारा पार्टिकल पर कोई वर्क नहीं होगा। कारण उसका आपने अभी अभी बताया था, जब कोई चार्ज पार्टिकल, जैसे ये कोई चार्ज पार्टिकल है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड हियर नॉर्मल टू प्लेन आउटवर्ड, बाहर की तरफ है, तो इस पर लॉरेंज फोर्स किधर लगेगा बेटा? इधर लगेगा। तो ये फोर्स और वेलोसिटी, पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स भी परपेंडिकुलर हो गए। तो वर्क डन के लिए रिलेशन होता है एफ डी कॉस थीटा, और थीटा यहां पर कितना है? 90। देन वर्क डन बाय लॉरेंज फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल मस्ट बी 0 बिकॉज फोर्स इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। कारण लिखा है उसका, बिकॉज फोर्स विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो पार्टिकल के चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लगेगा, और वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर है तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स भी परपेंडिकुलर होंगे। इसीलिए वर्क डन बाय लॉरेंज फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज 0 बिकॉज फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन द पार्टिकल नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। So the speed and kinetic energy of charge particle does not change. इसीलिए पार्टिकल की स्पीड और उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन जब 0 है तो पार्टिकल के द्वारा गेन और स्पेंड एनर्जी 0 होगी। न तो पार्टिकल के द्वारा कोई एनर्जी गेन की जाएगी, न ही पार्टिकल के द्वारा कोई एनर्जी स्पेंड की जाएगी। इसीलिए उसकी स्पीड और उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड पॉइंट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड पॉइंट। द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो पार्टिकल पर फोर्स लगता है, एक बात हमको पता है, जैसे ये कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो इस पर फोर्स लगेगा, चार्ज पार्टिकल प्लस का है तो ई की डायरेक्शन में लगेगा, रेस्ट पर रहता। और पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में यही चार्ज पार्टिकल प्लस का है और पार्टिकल चल रहा है, तब भी फोर्स लगेगा इस पर इसी डायरेक्शन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल पर जो फोर्स लगाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगाएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगाएगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल माइनस का होता मेरे बच्चे तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगाता है वो ई की डायरेक्शन में लगाएगा या ई के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। पार्टिकल रेस्ट पर है तब भी फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर, और पार्टिकल चल रहा है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है, ठीक है ना, बोलो। इसलिए लिख दिया है द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एक्स अलोंग और अपोजिट टू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में या तो पार्टिकल पर फोर्स लगेगा ही नहीं, और लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। व्हाइल फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड विल एक्ट परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, या फिर फोर्स लगेगा ही नहीं। मतलब अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा है, थीटा 0 है तो फोर्स लगेगा ही नहीं। अगर इस पर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा
तो वो फोर्स हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगाता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगाता है। थर्ड पॉइंट क्लियर है 100%। द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल विल एक्ट अलोंग और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि while force due to magnetic field will act perpendicular to both velocity and magnetic field। फोर्स लगेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड में तो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट देखो, मैग्नेटिक फील्ड exerts force only when the charged particle is in motion, while electric field exerts force in both position of rest or motion। फिर से समझो इस बात को, मैग्नेटिक फील्ड exerts force only when the charged particle is in motion। मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि F बराबर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स QB sin थीटा होता है, जब पार्टिकल चल रहा होगा वेलोसिटी होगी उसमें तभी फोर्स लगेगा। अगर वेलोसिटी ही जीरो है, पार्टिकल रेस्ट पर रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगाएगा। आराम से समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ओनली व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन। चार्ज पार्टिकल चल रहा होगा तभी फोर्स लग सकता है उस पर, अदरवाइज रेस्ट पर है तो पार्टिकल पर लॉरेंज फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर फोर्स केवल तभी लगाता है जब चार्ज पार्टिकल मोशन में हो। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, अगर पार्टिकल रेस्ट पर है तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल रेस्ट पर है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये रहा, वेलोसिटी जीरो है, तो क्या इस पर फोर्स लगेगा? लगेगा। रेस्ट पर है तब भी लगेगा, F बराबर QE। और अगर पार्टिकल चल रहा है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में चले या इधर चले, तब भी पार्टिकल पर, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा। समझ आ गई बात? ये व्हाइल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स इन बोथ कंडीशन व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट और इज इन मोशन। इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल रखा हुआ हो, रेस्ट पर हो, तब भी फोर्स लगेगा, और पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा हो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड केवल तभी फोर्स लगाता है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में हो। क्लियर है बात? फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, बड़ा काम का पॉइंट है बच्चों। फिफ्थ पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, चार बार देखो इसे, और नोट कर लीजिए। लोकस ऑफ द पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल का जो पाथ है उसका लोकस दो तरह के हो सकते हैं। इज आइदर स्ट्रेट लाइन, या तो स्ट्रेट लाइन में चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल, या फिर उसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई एंगल बनाते हुए पार्टिकल एंटर करेगा तो पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अगर चल रहा है पार्टिकल तो पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑब्लिकली एंटर कर रहा है तो पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल का पाथ जो हो सकते हैं दो तरह के हो सकते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है या पैराबोलिक। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में, व्हाइल इन मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल के पाथ तीन होते हैं बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तब तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है क्योंकि उसमें फोर्स ही नहीं लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है तो पार्टिकल का पाथ सर्कुलर होगा, और अगर ऑब्लिकली एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? हेलिकल होगा। इसीलिए लिखा है व्हाइल इन मैग्नेटिक फील्ड इट मे बी स्ट्रेट लाइन। इट मे बी स्ट्रेट लाइन का मतलब उसका पाथ या तो स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर सर्कुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर हेलिकल होगा। और ये बात डिपेंड करती है डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है तो पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है तो पार्टिकल का पाथ सर्कुलर होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल ऑब्लिकली एंटर कर रहा है तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? हेलिकल होगा। सिक्स्थ पॉइंट देखिएगा, सिक्स्थ पॉइंट देखिएगा बच्चों, बहुत काम की चीज लिखी है यहां पर, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। सिक्स्थ पॉइंट, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन
व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रेस्पेक्टिवली। अगर कोई चार्ज पार्टिकल दोनों फील्ड में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो वहां पर यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी हो, दोनों ही हो, तो पार्टिकल पर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू टू फील्ड्स। अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर दो फोर्स लग सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। तो नेट फोर्स जब निकाला जाएगा तो दोनों का वेक्टर सम करेंगे बच्चों। क्या करेंगे हम नेट फोर्स के लिए? इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को वेक्टर की तरह जोड़ देना, वेक्टर की तरह ऐड होंगे। अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर लेना, अपोजिट डायरेक्शन में है, अरे दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों फोर्स ये वाला फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हो तो जोड़ देना, ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो सब्ट्रैक्ट होंगे, और किसी एंगल पर है तो वेक्टर की तरह ऐड करेंगे। वेक्टर सम जानते ही हो, दो वेक्टर, एक वेक्टर पी और एक वेक्टर क्यू, दोनों के बीच का एंगल अल्फा है तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? आर बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p cos अल्फा, ऐसे निकालते हो। इसी तरह से अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ही मोशन कर रहा हो तो उस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, तो पार्टिकल पर नेट फोर्स जो लगेगा वो वेक्टर सम से निकाला जाएगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर सम कर लेना। दिस इक्वेशन इज फेमस एज लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है लिख दिया है, दिस इक्वेशन इज फेमस एज लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। इस यही इक्वेशन लॉरेंज फोर्स इक्वेशन के नाम से फेमस है बच्चों। अगर फर्स्ट केस देखो जरा ध्यान से, फर्स्ट केस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और यूनिफॉर्म हैं, और इन पैरेलल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल इनके पैरेलल एंटर करे, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी, फिर से बोल रहा हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही नहीं। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा QE, और इस डायरेक्शन में लगाएगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तो पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। हियर द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन, हियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, इस वजह से वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी कंटिन्यूअसली। सेकंड केस देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है, निश्चित रूप से पूछा जाता है। सेकंड केस देखिएगा ध्यान से। इफ वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस लाइन को नोट करो, आप नोट करो सब लोग ध्यान से। इफ वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ E अप्लाइड टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाया है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया है, इस वाले फिगर को मैं यहां पर बनाई दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है हमने पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड टुवर्ड्स पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लगाया हमने इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, बना लेना इसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया हमने इस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, ऐसे। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ऐसे। इस वाली डायरेक्शन को तो हम पेज पर ऐसे ही दिखाएंगे ना बच्चों, ऐसे। और चार्ज पार्टिकल यहां पर एंटर कर रहा है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ऐसे वी वेलोसिटी से। तो जरा देखो जरा ध्यान से, अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिकल फोर्स जो लगाएगा, किधर लगाएगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल पर फोर्स या तो E की डायरेक्शन में लगाता है या E के अपोजिट लगाता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ऐसे एंटर कर रहा है, करने दो, जैसे ही एंटर इलेक्ट्रिक फील्ड में करेगा तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाना शुरू कर देगा इधर,
ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में है, ऐसे। और पार्टिकल कैसे चल रहा है, इस डायरेक्शन में। तो लगाइए नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, 4 फिंगर, अंगूठे के बगल वाली उंगली बी को बताएगी और सेंट्रल फिंगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के चलने की डायरेक्शन को बताएगी, ये फोर्स बताएगा। तो ये तो पार्टिकल चल रहा है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे। पार्टिकल चल रहा है ऐसे, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में क्या है, बी। तो थंब क्या बताएगा इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर, मैग्नेटिक फोर्स बताएगा किधर। ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, इस वाई के अपोजिट कौन सी हो गई, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। कितना, F बराबर Q V क्रॉस B। इफ दीज टू फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, अगर ये दोनों फोर्स, ये वाला फोर्स बराबर इस फोर्स के होता तो क्या होता, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर होते, इक्वल होते, देन नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी 0। तो नेट फोर्स कितना हो जाता है, इस पर 0 होता, और नेट फोर्स 0 होता तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। देन पार्टिकल विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। पार्टिकल कैसा रहता, अनडेविएटेड रहता और सेम डायरेक्शन में चलता रहता। कब, जब इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर होते तो नेट फोर्स 0 होता, एक्सेलरेशन 0 होता, पार्टिकल विल मूव इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज पार्टिकल विल रिमेन अनडेविएटेड। ये बात मैंने यहां नोट कर दी है, फिर से आप इसको एक बार मेंशन कर लें। ई अप्लाई किया है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, बी अप्लाई किया है ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस पर फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फोर्स लगेगा F बराबर Q V क्रॉस B टूवर्ड्स नेगेटिव वाई डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी तो ये रही और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स किधर लगा, नीचे। वेलोसिटी ये रही और मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है, तो फोर्स किधर लग रहा है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स है, Q V क्रॉस B। इफ दीज टू फोर्सेज, कौन कौन से, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, अगर ये दोनों बराबर होते, इलेक्ट्रिकल फोर्स बराबर मैग्नेटिक फोर्स होता, तो नेट फोर्स 0 होता, एक्सेलरेशन भी 0 होता, पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में चलता रहता। नोट कर दिया है, QE इलेक्ट्रिकल फोर्स, Q V क्रॉस B मैग्नेटिक फोर्स, Q से Q कैंसिल। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E बराबर V क्रॉस B लिखेंगे, B को इधर और V को इधर मत कर देना, नहीं तो इक्वेशन गलत हो जाएगी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल V इक्वल टू E अपॉन B। इन दोनों फील्ड्स को हम बच्चों क्रॉस्ड फील्ड कहा जाता है। इन दिस केसेस V, E and B are mutually perpendicular, then the particle will move undeviated। एक पॉइंट और देखो इसका, थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड केस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इफ ए पार्टिकल मूव्स इन ए रीजन हैविंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड्स। दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, दोनों पैरेलल है, और चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है इन दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड के पार्टिकल जब परपेंडिकुलर एंटर करता है तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे ख्याल से इस डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल पर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के कारण पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। तो पार्टिकल पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है फोर्स जिसके कारण पार्टिकल का पाथ सर्कुलर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, इसकी वजह से पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां पर दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण पार्टिकल मूव करेगा नॉन यूनिफॉर्म पिच
के हेलिकल पाथ पर। नॉन यूनिफॉर्म पिच क्यों बोल रहे हो आप? ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस से अलग होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो ये वाली पिच बढ़ती जाएगी। ठीक है ना? देखो, द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी हेलिक्स विद नॉन यूनिफॉर्म पिच। यूनिफॉर्म पिच कब होती? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कोई फोर्स नहीं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता और चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्लिकली एंटर करता, तो पार्टिकल का पाथ कैसा होता है? हेलिकल विद यूनिफॉर्म पिच। और यहां पर पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म पिच क्यों है? ये वाली डिस्टेंस नॉन यूनिफॉर्म क्यों हुई? क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स पार्टिकल पर जो लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इसका मतलब इस हेलिक्स की पिच कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म होगी, सेम नहीं होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, 7th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है और यह क्वेश्चन पूछा गया है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ए चार्ज पार्टिकल कौन सा है? ए चार्ज पार्टिकल लिख दो यहां पर, चार्ज पार्टिकल। ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर कर रहा है। Then the area bounded by the path described by the particle is proportional to kinetic energy। कहना ये चाहता है, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, तो ये पार्टिकल कौन सी पाथ को डिस्क्राइब करेगा बेचार? सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, सेंटर की तरफ इस पर फोर्स लगेगा, तो इस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी? इस सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी mv/qb, और मोमेंटम के टर्म में मोमेंटम के टर्म में क्या होगी? मोमेंटम के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में रेडियस होगी mv/qb, मोमेंटम के टर्म में होगी p/qb, और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में होगी इसकी √2em/qb। जरा गौर से देखना, रेडियस इस सर्कुलर पाथ की, जो सर्कुलर पाथ पार्टिकल फॉलो करेगा, इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होगी mv/qb, वेलोसिटी के टर्म में, मोमेंटा के टर्म में p/qb, और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में √2em/qb। तो एरिया बाउंडेड बाय सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द सर्कुलर पाथ पाई r स्क्वायर। r का स्क्वायर करोगे तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो v का स्क्वायर आएगा, ये तो कांस्टेंट आएंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी। तो एरिया बाउंडेड बाय सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम स्क्वायर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी। यहां पर लिख दिया है चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन द एरिया बाउंडेड बाय द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, एरिया बाउंडेड बाय द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के, प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर वेलोसिटी दी होती क्वेश्चन में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और मोमेंटम दिया होता तो एरिया डिस्क्राइब्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। क्लियर? 8th पॉइंट देखिएगा, बहुत काम की चीज है। 8th पॉइंट देखिए, बड़े काम की चीज है बच्चों, ध्यान से सुनना। 8th पॉइंट को जरा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, लेकिन क्वेश्चन ये आईआईटी में पूछा गया है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है। An ionized gas contains both positive and negative ions। कोई आयोनाइज्ड, कोई चैम्बर है बच्चों ये वाला, इसको चैम्बर मान लो, कुछ भी मान लो आप इसको, आप जिस कमरे में बैठे हो, ठीक है ना,
जिस रूम में आप बैठे हो उसको आप चैम्बर मान लो, ठीक है ना। इसमें ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है। और इस चैम्बर में कोई आयोनाइज्ड गैस भरी हुई है। आयोनाइज्ड गैस में कौन कौन से आयंस हैं? इसमें पॉजिटिव आयन भी हैं, पॉजिटिव आयंस एंड प्लस नेगेटिव आयंस। नेगेटिव समझते हो? नेगेटिव आयंस, दोनों तरह के आयंस हैं इस चैम्बर के अंदर। If this chamber is situated or subjected, if it is subjected simultaneously to an electric field or electric field along positive x direction, इस चैम्बर को जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, इस चैम्बर को रख दिया गया है कहां पर? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड है टुवर्ड्स पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इधर है और मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स जेड डायरेक्शन इधर है, ये बी है। तो जरा गौर से देखो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किधर लगेगा? एक जरा गौर से देखना, ये वाला चैम्बर मैं इधर बना दे रहा हूं, एक चैम्बर ऐसे, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इधर लगाएगा, वेलोसिटी इधर हो जाएगी। अगर पार्टिकल नेगेटिव होता, चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इधर लगता तो वेलोसिटी इधर हो जाएगी। अब जरा गौर से देखो, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? जेड डायरेक्शन में। लगाइए नियम, बी तो जेड डायरेक्शन में है और वेलोसिटी ये रही। देखो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ये रही है, जेड डायरेक्शन में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो इस पर फोर्स जो लगेगा किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। देन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव वाई डायरेक्शन। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को देखो, वेलोसिटी किधर है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए वेलोसिटी इधर है, देखो ऐसे इस डायरेक्शन में। भाई ये तो वेलोसिटी हो गई ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। फोर्स किधर निकल रहा है? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में निकल रहा है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। फोर्स जब कौन सी डायरेक्शन में निकल रहा है? यहां पर इस पार्टिकल के लिए फोर्स किधर है? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। बट दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। फॉर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ फोर्स जस्ट रिवर्स आफ्टर अप्लाइंग द रूल। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी डिफ्लेक्ट होगा किधर? नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी डिफ्लेक्ट होगा नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। यही बात लिखी है। एन आयोनाइज्ड गैस कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस if it is subjected simultaneously to an electric field along positive x direction and a magnetic field along positive z direction, then all ions का मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव दोनों आयन की बात कर रहा है। that all ions will deflect towards negative y direction। क्लियर? हटा दे से? यस। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, बहुत सिंपल सा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, बेशक ध्यान से सुने। हमारे पास 4 पार्टिकल हैं ये, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक पार्टिकल है कौन सा? अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, इन चारों को एंटर कराया है मैग्नेटिक फील्ड में। और इस वाले फिगर में जरा गौर से देखो, यहां से इधर से आ रहे हैं 4 पार्टिकल, एक तो इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन पहले नंबर पर लिखा है, दूसरा प्रोटॉन लिखा है, तीसरा न्यूट्रॉन लिखा है, चौथा अल्फा पार्टिकल लिखा है। These 4 charge particle, electron, proton, neutron and alpha particle enters in uniform magnetic field B normally with the same velocity। एंटर करते समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है इन 4 पार्टिकल का पाथ यहां पर डिस्क्राइब किया है। एक पार्टिकल तो चला गया पाथ ए पर, और एक पार्टिकल चला गया पाथ बी पर, एक पार्टिकल चला गया
पाथ सी पर और एक पार्टिकल ने फॉलो किया पाथ डी। तो आपको यह बताना है कि ए, बी, सी और डी में से ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल में से कौन सा है, आपको यह बताना है। An electron, proton, neutron and alpha particle enters with the same speed in a normal uniform magnetic field as shown। और फिगर में क्या बताया है, मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से शो किया है। क्रॉस साइन शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू प्लेन इनवर्ड। यहां पर बी की डायरेक्शन नॉर्मल टू प्लेन अंदर की तरफ है, ठीक है। इंडिकेट देयर पाथ्स एज ए, बी, सी एंड डी। आपको यह बताना है, इंडिकेट करना है कि ए जो पाथ है वो किसका है, बी पाथ किसका है और सी किसका है और डी, इन चारों में से किस किस का पाथ ए है, किसका बी है, किसका सी है, किसका डी है। मेरे ख्याल से न्यूट्रॉन कैसा है, अनचार्ज पार्टिकल है। अनचार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। न्यूट्रल जो चार्ज पार्टिकल है जिस पर कोई चार्ज नहीं है वो तो स्ट्रेट जाएगा। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये बी कौन सा है, न्यूट्रॉन है। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा दोनों पॉजिटिव हैं, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों ये एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा के अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। तो डेफिनेटली ये जो ए है वो इलेक्ट्रॉन है। कैसे देखा आपने, आप नियम लगा दो, ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की, ये किसकी डायरेक्शन है, वेलोसिटी की। वेलोसिटी तो ये रही है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर निकल रहा है बेटे, इधर। दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, फॉर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ फोर्स जस्ट रिवर्स आफ्टर अप्लाइंग द रूल। पहले बी तो इस डायरेक्शन में लगा दिया है, वेलोसिटी ये रही, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होगा, इसका अपोजिट इधर हो गया ना, ये इलेक्ट्रॉन का है। दीज टू चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव, सी और डी ये दोनों डेफिनेटली, ये तो एक तो प्रोटॉन का होगा, एक अल्फा पार्टिकल का होगा। अब प्रोटॉन का कौन सा है, अल्फा का कौन सा है, तो नियम लगाइए आप ये वाला। बी तो डायरेक्शन ये रही, वेलोसिटी ये रही, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए दोनों इस डायरेक्शन में। तो सी और डी दोनों, एक तो प्रोटॉन होगा, एक अल्फा होगा। अब इस दोनों में से कौन सा प्रोटॉन है, कौन सा अल्फा है, एंटर करते समय क्या चीज सेम है, वेलोसिटी सेम है। तो इनके सर्कुलर पाथ की रेडियस देखो, वेलोसिटी सेम और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम, तो रेडियस डिपेंड करेगी किस पर, मास अपॉन चार्ज पर। सो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास अपॉन चार्ज। अब जरा गौर से देखना, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, मास और चार्ज का रेशियो प्रोटॉन के लिए कितना हो गया, mp अपॉन ई, और अल्फा के लिए कितना हो गया, 4mp अपॉन 2e। तो ये वैल्यू आ गई कितनी, 1/2। इसका मतलब प्रोटॉन की रेडियस कम होगी और अल्फा की रेडियस प्रोटॉन की रेडियस की जस्ट डबल होगी। तो अल्फा पार्टिकल की रेडियस ज्यादा है, तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है उसकी रेडियस ज्यादा होगी, ठीक है ना। इसका मतलब सी वाला अल्फा है और डी वाला क्या है, प्रोटॉन है। नोट कर लीजिएगा आप इसे, ठीक है, यस, ठीक है बच्चों। ये चार्ज पार्टिकल पर मैंने लॉरेंज फोर्स बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं करंट एलिमेंट पर, करंट कैरिंग वायर पर लॉरेंज फोर्स बताऊंगा। तब तक इस वीडियो को सुने। वीडियो ठीक लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और नोट्स अपने साथ साथ बनाते रहें। क्लियर है? चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं आपसे।